जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम मेड जी। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। संविधान चल रहा है जिसमें मैंने कल आपको अनुच्छेद 1 से लेकर 3 तक क्लियर कराया था पूरा। ये देखिए, ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है कवर कराए थे। अब उससे आगे हम आज क्या कवर करने वाले हैं, राज्य और संघ शासित प्रदेशों से संबंधित जो भी बातें रही हैं, जो कि आपके प्री मेंस इंटरव्यू से रिलेटेड रहेंगी, ठीक है, जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन में क्लियरिटी हो और पॉलिटी पर कमांड बनाने के लिए इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये सीरीज़ चलती रहे, इसके लिए आपको करना क्या है, लाइक और शेयर ज़रूर कर देना है। जैसे आप कॉमेडी वीडियोस वगैरह को करते हो ना शेयर दबा करके, इसी प्रकार से दोस्तों इन वीडियोस को भी करना पड़ेगा। यदि ये वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंचेंगे तभी एक तरह से ये प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, तभी ये सीरीज पूरी चल पाएगी दोस्तों, वरना रुक जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसमें। और कोई भी कंट्रीब्यूशन में ले नहीं रहा हूँ, इससे रिलेटेड हमारा एक कोर्स चलता है PDF वाला, जिसमें ये चीज़ें आपको सारी प्रोवाइड करा दी जाती हैं। दोस्तों एग्जाम मेड जी लेकर आया है हिंदी मीडियम वालों के लिए UPSC IAS PDF कोर्स। और कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा उससे रिलेटेड बातें इस व्हाट्सअप नंबर को लिख लीजिएगा आप, 9068588472 को। इसी पर आपको क्या करना है, व्हाट्सअप करना है, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही कॉल करिएगा, और आपको व्हाट्सअप पर ये कोड ज़रूर यूज कर लीजिएगा। व्हाट्सअप पर लिख दीजिएगा IAS 2021, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो देखिए यहाँ पर, भारतीय क्षेत्र के अध्यर्पण संबंधी प्रावधान। कई सारे टॉपिक हैं जिनमें छोटे छोटे टॉपिक्स मैं ले रहा हूँ। आप यदि मेरे साथ चलते रहोगे ना तो पॉलिटी आपकी इतनी मजबूत हो जाएगी, कोई भी किसी भी प्रकार की न्यूज़ आती है, व्यूज़ आते हैं, आप अपने व्यूज़ देने लायक बन जाओगे, ठीक है। तो आप बस मेरे साथ चलते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा बस कैसे भी करके। तो दोस्तों अध्यर्पण का आखिरकार अर्थ क्या होता है, ये होता है किसी भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य को दे देना, अध्यर्पण समर्पित कर देना, ठीक है। क्या किसी भारतीय क्षेत्र के अध्यर्पण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है? आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए। यानी हमने कल पढ़ी थी बहुत सारी चीज़ें, एक मिनट, कल हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो है क्षेत्र किसी को हम दे नहीं सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, संविधान में संशोधन की आवश्यकता है क्या, किसी को क्षेत्र देना पड़े तो यहाँ पर जवाब है। ये प्रश्न कब उठा था, ये 1960 में राष्ट्रपति द्वारा एक परामर्श के रूप में उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। क्या ऐसा संभव है? तो केंद्र सरकार द्वारा 1958 के नेहरू समझौते के क्रियान्वयन हेतु बेरुवारी संघ, ठीक है, बेरुवारी संघ जो कि पश्चिम बंगाल में है, पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दिया गया था, जिसके राजनीतिक विद्रोह और विवाद को जन्म दिया था, ठीक है। ये सौंप दिया गया था बेरुवारी संघ जो है पश्चिम बंगाल ने पाकिस्तान को। इसी आलोक में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से यह परामर्श लेना पड़ा था। क्या ये संभव है? राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया था। तो क्या बोला था उच्चतम न्यायालय ने? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को अध्यर्पित करने या सौंपने की शक्ति संसद को नहीं है, ठीक है। संसद नहीं कर सकती है कि साधारण विधेयक से किसी को कर दिया, इस प्रकार से नहीं कर सकती है। यह कार्य केवल अनुच्छेद 368 में संशोधन के जरिए ही किया जा सकता है। 368 में क्या दिया गया है, संशोधन की पूरी प्रक्रिया है। 2-3 प्रकार से संशोधन हो सकते हैं संविधान, तो उसके बारे में हम अन्य किसी वीडियो में जब संशोधन का आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए अभी, जिसमें क्या होता है, राज्य भी शामिल होते हैं, संसद भी शामिल होती है, सभी चीज़ जो विधायिका हैं, कार्यपालिका हैं, सारी शामिल होती हैं, तब जाके ये संशोधन होता है। ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए थोड़ा सा अभी के लिए। इस प्रकार किसी अन्य देश को कोई भारतीय क्षेत्र केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से ही अध्यर्पित किया जा सकता है, यानी कि दिया जा सकता है किसी अन्य देश को। परिणाम स्वरूप उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान का हस्तांतरित करने के लिए क्या किया गया था, बेरुवारी क्षेत्र को 9वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। तो 9वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका बेरुवारी संघ को, ठीक है, हस्तांतरित करने से संबंधित है। दोस्तों हमारी एक वेबसाइट है, बता दूं थोड़ा सा, www.upsc11.com पर आप इस पर विजिट करते रहें, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। जो लोग नए हैं उनके लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, NCERT से रिलेटेड सिलेबस,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत एवं बांग्लादेश के मध्य 1974 के भूमि सीमा समझौते के तहत एनक्लेव, ठीक है, ये एनक्लेव होते हैं यानी कि छोटे छोटे एक तरह से द्वीप मान लीजिए या फिर ऐसे क्षेत्र मान लीजिए, यानी कि हमारे भारत के अंदर ही क्या होगा, भारत की भूमि के अंदर ही बांग्लादेश के छोटी सी एक इकाई होगी जहां पर बांग्लादेशी शासन होता होगा, ठीक है। इस प्रकार के एनक्लेव, इस प्रकार के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, एनक्लेव, ठीक है। जैसे एक मिनट में आपको समझा देता हूं। जैसे मान के चलिए ये हमारा ये एक तरह से क्या है, भारत है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, छोटा सा समझ लीजिए बस। यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश है, ठीक है। अब बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र हमारे भारत के अंदर होगा, एक इतना टाइप का मान लीजिए, ठीक है, बिंदु टाइप का। अब यहाँ पर क्या रह रहे होंगे, बांग्लादेश के लोग रह रहे होंगे, भारत के लोग यहाँ पर रह रहे होंगे कुछ सीमा पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, छोटे छोटे एनक्लेव होते हैं। इनको क्या करना है, विदेशी अंत क्षेत्रों के परस्पर विनिमय के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए, ठीक है, प्रोटोकॉल पर एक हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि इसकी पुष्टि संसद द्वारा होनी आवश्यक थी। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 119वां संशोधन अधिनियम जो है 2013 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। विधेयक के दोनों सदनों एवं राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात 100वां संविधान संशोधन के रूप में इसे उल्लेखित किया गया था। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, बांग्लादेश और भारत के अंदर जो डिस्प्यूट चल रहे थे कुछ क्षेत्रों के, उनको एक तरह से कर दिया गया था। इसके बारे में सभी को नॉलेज होगी डेफिनेटली, है ना। इसे आपको याद रखना है, ये हमेशा काम आएगा कभी भी, प्री मेंस इंटरव्यू कहीं पर भी। बड़ी एक तरह से आपके इमेज बनती जाएगी यदि आप मेरे साथ रहोगे तो धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा। दूसरी ओर क्या था, 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत और किसी अन्य देश के मध्य सीमा विवाद के निपटारे के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। 1969 में क्या कह दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कह दिया कि यदि कोई संवैधानिक सीमा विवाद हो रहा है तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। उसमें क्या करेगा, संसद या सरकार अपने स्तर से कार्य करेगी और एक साधारण कुछ विधेयक ला करके ही उसे संशोधित कर दिया जाएगा। यही हुआ था इस बार, ठीक है, जो बांग्लादेश और इससे हुआ था, भारत से और बांग्लादेश से 100वां संशोधन हुआ था, वो इसी प्रकार का एक तरह से क्या था, संशोधन था। संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यह कार्यपालिका द्वारा कार्रवाई के माध्यम से किया जा सकता है क्योंकि यह मामला अन्य किसी देश के लिए भारतीय क्षेत्र के अध्यर्पण की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेनी चाहिए चीज़ है। इधर एक और है विवाद भारत और श्रीलंका के मध्य में, एक क्या है, कच्चातिबू द्वीप है, ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, कच्चातिबू द्वीप किन देशों के मध्य में है, इस प्रकार के कोई स्टेटमेंट बन जाए या फिर इससे जुड़े हुए जो विवाद है इसको भी आप समझ लीजिए। कभी कभी न्यूज़पेपर में, एग्जामिनेशन में कभी भी आ सकता है आपका, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। भारत और श्रीलंका के मध्य में 1974 और 76 में हुई संधियों के माध्यम से भारत ने कच्चातिबू द्वीप श्रीलंका को क्या कर दिया था, दे दिया था, अध्यर्पित कर दिया था। ये उसी की बात चल रही है जो टॉपिक मैंने बताया था, है ना। बेरुवारी मामले में दिए गए निर्देश के अनुसार भारतीय भूभाग का किसी अन्य देश को हस्तांतरण केवल संवैधानिक संशोधन के माध्यम से किया जा सकता था। बेरुवारी जो राज्य से संबंधित मामला था उसमें तो ये कह दिया था केवल संविधान संशोधन द्वारा होगा, ठीक है, लेकिन ये दे दिया था साधारण नॉर्मली बिना संशोधन के ही दे दिया था। इसी कारण से क्या हुआ था, तमिलनाडु सरकार ने श्रीलंका को कच्चातिबू द्वीप के हस्तांतरण को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित प्रक्रिया और निर्देश का उल्लंघन मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती भी दी थी। तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट है। अक्सर कुछ ना कुछ विवाद इससे रिलेटेड भी चलता रहता है, हालांकि अब विवाद सुलझ गया है। अब जानते हैं दोस्तों, राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का उद्भव जो हुआ था वो कैसे हुआ। प्रशासनिक जो राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में भी हम देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, प्री मेंस इंटरव्यू कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पष्ट आपको एक तरह से स्पष्टता आ जाएगी आपके दिमाग में, बिल्कुल चलते रहोगे। ऐसा है, मैं पेन से नहीं लिखता हूँ, इस वजह से क्या किया है, यहाँ पर पूरा टाइप मैंने कर लिया है। तो एक तरह से ये मानिए बहुत सरल भाषा में यदि आप इसे नोट कर लोगे तो मेंस में भी आपको ये काम आ जाएंगी चीज़ें। स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राष्ट्रीय समेकन एवं एकीकरण
का एक मुख्य पक्ष बना। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन क्या, राष्ट्रीय समेकन और एकीकरण हो सके इसके लिए ये बना था। देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया के साथ उन प्रांतों जिनकी सीमाओं का निर्धारण अंग्रेजों द्वारा अतार्किक रूप से किया गया था। ठीक है, अब अंग्रेजों ने जो एकीकरण किया, सीमाओं का निर्धारण किया, तो वो तो अतार्किक रूप से करेंगे, उन्हें कोई हमारी संस्कृति भाषा इन सब से तो कोई रिलेशन नहीं था। उन्हें तो अपने बस कुल मिला के क्या करना था, यहाँ से पैसा इकट्ठा करना था, बिजनेस चलाना था अपना। बिजनेस के लिए ही तो एक तरह से क्या किया था, आधिपत्य किया था हमारे ऊपर। ठीक है, को एकीकृत करने का कार्य अत्यंत श्रम साध्य था, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाइयाँ हुई निर्धारण करने में। हालांकि इस प्रक्रिया ने अंततः स्वतंत्रतोत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद भारत की विविधता को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, बढ़ी गई विविधता। ब्रिटिश भारत में प्रांत दो प्रकार के थे। ब्रिटिश जब भारत था 1947 से पहले, तो भारत दो प्रांतों में विभक्त था। कौन कौन से, गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष शासित प्रांत। ठीक है, एक क्या होते थे, जो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा प्रत्यक्ष एक तरह से शासित होते थे, गवर्नर जनरल के प्रति जो उत्तरदायी होते थे वो राज्य थे। दूसरा कौन थे, स्थायी वंशानुगत शासनों के अधीन देशी रियासतें, यानी कि जो वंशानुगत शासन चलते हैं देशी रियासतों में। ठीक है, जैसे हैदराबाद की, जूनागढ़ की, इस प्रकार की रियासतें थी, तो उनमें क्या होता था, वंशानुगत शासन चलते थे, जिनके संदर्भ में ब्रिटिश सरकार संप्रभु तो थी, ब्रिटिश सरकार का ही एक तरह से क्या था, बोलबाला था, वो उन पर कमांड करके रखती थी, किंतु संधि के आधार पर उन्हें स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। वो उन्हें क्या देते थे, कुछ कर देते थे, जिसके माध्यम से कुछ स्वतंत्रताएं थी उनकी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, भारत ने 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्रता प्राप्त की, तो ब्रिटिश सरकार ने उन 600 से अधिक रियासतों, ठीक है, उस समय कितनी रियासतें थी, 600 से अधिक ही रियासतें थी, रियासतों के साथ अपने संधि आधारित संबंधों को समाप्त कर दिया। बिल्कुल, जब भारत जब स्वतंत्र हो गया तो ब्रिटिशों की तरह थोड़े ना व्यवहार करेगा, जो भी संधियां थी उनको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जिनके पास भारत या फिर पाकिस्तान में से किसी एक में विलय का विकल्प था, और भारत सरकार ने कह दिया कि आपको भैया कहीं पर भी जा सकते हो आप। ठीक है, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाइए आप, चाहे भारत में मिल जाइए। ठीक है, स्वतंत्र नहीं रहोगे, ये बात कह दी थी। ठीक है, रियासतों में से अधिकांश भारत में या तो स्वेच्छा से या सशस्त्र हस्तक्षेप के माध्यम से सम्मिलित हुई थी। ये सब आपको पता है, जूनागढ़ का, हैदराबाद का मामला सबको पता है किस प्रकार से किया गया, उसकी भी हम डिटेल में धीरे धीरे जानकारी हो जाएगी। 1947 से 50 की अवधि के दौरान इन राज्यों को राजनीतिक रूप से भारतीय संघ में या तो संलग्न प्रांतों के साथ विलय कर लिया गया था, या फिर नए प्रांतों के रूप में इसका गठन एकीकृत कर दिया गया था। या तो ये पूरी तरह से संघ में शासित कर लिए थे, या फिर नए प्रांत ही बना दिए थे पूरी तरह से, है ना। 26 जनवरी 1950 को जब नया संविधान अस्तित्व में आया था, तो उस समय भारतीय संघ की घटक इकाइयों को 4 वर्गों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, ये 1950 की बात है। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि 1950 में भारत को, पूरे भारत के जो राज्य थे उनको कितने वर्गों में बांटा गया था, क्या स्थितियां थी वर्गों की, तो वो 4 वर्ग कौन से थे उन्हें हम जानते हैं। श्रेणी ए के राज्यों में तत्कालीन गवर्नर के अधीन, जो उस समय के जो गवर्नर थे उनके अधीन जो प्रांत थे बड़े बड़े, वो सम्मिलित कर लिए गए थे श्रेणी ए के तहत, यानी बड़े ही होंगे डेफिनेटली, जैसे असम हुआ, बिहार हुआ, मुंबई हुआ, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, बी श्रेणी में कौन थे, राज्यों में पूर्व रियासतें, यानी जो रियासतें थी और उनके समूह को शामिल कर लिया गया, जो राज प्रमुखों द्वारा शासित किए जाते थे। ठीक है, यह राज प्रमुख अक्सर निर्वाचित विधायिका से युक्त कोई पूर्व राजकुमार होता था, यानी कि निर्वाचित तो होता था लेकिन किसके द्वारा किया जाता था नियुक्त, राष्ट्रपति के द्वारा ही ये नियुक्त किए जाते थे उस समय। इस श्रेणी के शामिल राज्य कौन से थे, हैदराबाद है, जम्मू कश्मीर है, मध्य भारत है, मैसूर है, पटियाला है, पूर्वी पंजाब राज्य संघ है। ठीक है, ये बोला जाता था पहले, राजस्थान है, सौराष्ट्र है, मुंबई को बोला जाता था सौराष्ट्र, त्रावणकोर है, कोचीन है, विंध्य प्रदेश है, तो ये सब बी श्रेणी में आते थे। सी श्रेणी में कौन से 10 राज्य थे जो पूर्व में मुख्य आयुक्त के
केंद्राधीन प्रांत थे। मुख्य आयुक्त होता था पहले, ठीक है। तो उसमें क्या था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ करके कुछ रियासतें शामिल थी। इनमें कौन कौन सी, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा। ये सब याद नहीं करने हैं, धीरे धीरे आप पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ यहाँ से ये सी श्रेणी के हैं, ये डी श्रेणी के, स्पष्टता आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट चीज़ें लिखनी है, बस इससे जो कुछ निकल रहा है आपको, यानी कि जो कॉन्सेप्ट निकल रहा है उसे पकड़िएगा केवल, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट लिखना होता है आपको, ठीक है। श्रेणी डी में क्या था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल थे, जिसे कौन प्रशासित करता था, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा ये प्रशासित होते थे, ठीक है। तो ये हुए 4 श्रेणियां थी 1950 में। अब देखिए अब क्या हुआ, राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लग गई, ठीक है। भाषा के आधार पर क्या हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि आज़ाद तो हो ही चुके थे 1950 के बाद, हमारा गणतंत्र भी लागू हो गया, यानी संविधान भी लागू हो गया। अब इसके बाद लोगों की मांग उठने लग गई, कुछ न कुछ अपनी क्षेत्रीय कुछ क्या होती हैं, जिज्ञासाएं होती हैं, विकास की कुछ योजनाएं होती हैं, जिनको वहाँ के क्षेत्रीय लोग क्या करने लग गए, थोड़ा सा डिस्प्यूट होने लग गया उनमें। तो इसको हम जानेंगे पूरे इस आगे के वीडियो में। भारत में अंग्रेज़ों का विलय अभियान लगभग 100 वर्षों से अधिक समय तक चला, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्यों की आंतरिक सीमाएं अव्यवस्थित और अतार्किक ढंग से निर्मित हो गई थी। यानी कि उनका क्या चला, विलय चला भाई। वो तो अपनी, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, वो तो अपनी स्थायित्व रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अव्यवस्थित तरीके से करते गए। हमारी कला संस्कृति इन सबको नष्ट करना ही एक तरह से उनका उद्देश्य था, है ना, अपना बिजनेस चलाना ही उनका उद्देश्य था केवल और केवल। इन राज्यों के गठन में भाषाई और सांस्कृतिक एकजुटता का ध्यान नहीं रखा गया था, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लोगे ना तो अच्छा आंसर बन सकता है इस प्रकार से मेंस में कभी आ जाए तो। जिसके चलने से बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक चरित्र वाले बन गए थे, बहुभाषी हो गए और बहुसांस्कृतिक चीज़ें हो गई एक ही राज्य के अंदर, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्य के गठन की मांग बहुत पुरानी रही है, ठीक है। ये कोई स्वतंत्रता के बाद की नहीं थी, ये भी आपको नोट कर लेना है कि इससे पहले क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति से बहुत पहले से ही ये उठती रही हैं। लगभग 1 सदी के प्रयासों के बाद ब्रिटिश शासन में ही सर्वप्रथम भाषाई आधार पर 1936 में क्या बना था, उड़ीसा प्रांत जो बना था सबसे पहला, वो भाषाई आधार पर बना था। ये आपको नोट कर लेना है। इसमें मधुसूदन दास प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो मधुसूदन दास किस चीज़ से संबंधित हैं, उड़ीसा प्रांत को बनाने से संबंधित हैं, भाषाई आधार पर 1936 में जो बना था, ठीक है। इसकी मांग काफ़ी अरसे से उठती रही थी। यदि स्वतंत्र भारत का पूछा जाए तब तो आप जानते ही हैं सारे लोग, स्वतंत्र भारत का कौन सा है। अच्छा देखते हैं कितने लोग जानते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता पूर्व इस आधार राज्यों के पुनर्गठन की मांग को उचित माना। यानी कि आधार क्या था, भाषा का आधार, इसको क्या मान लिया, उसने सही मान लिया राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि हाँ यार सही है भाषा के आधार पर। 1917 में ही कांग्रेस की एक राज्य इकाइयों को भाषाई आधार पर संचालित करने का निर्णय लिया गया। 1947 है ये, 1917, हाँ 17 है ये, सॉरी 17 है लिखा है यहाँ पर। 1946 के चुनाव में कांग्रेस चुनावी घोषणा पत्र में भी इसे स्थान दिया था। जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि हम भैया भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर देंगे। तो कांग्रेस का ये मुद्दा रहा था। किंतु जैसे आजकल रहता है ना, बीजेपी का जैसे रहा था कि हम 370 हटा देंगे, इसी प्रकार से उस समय कांग्रेस का रहा था। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत विभाजन के कटु अनुभव के कारण, ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत क्या हो गया, विभाजन हो गया। ऐसा तो पता नहीं था 46 में कि विभाजन होगा 47 में, लेकिन इसका कटु अनुभव एक तरह से मिला भारत को। भाषाई जैसे किसी भी आधार पर राज्यों के गठन को विभाजनकारी तत्वों के इरादों को बढ़ावा देने वाला माना गया और इसे संदेहास्पद दृष्टि से देखा जाने लगा। यानी 46 में तो कह दिया था कि हाँ हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन विभाजन हो गया भारत पाकिस्तान का, तो ऐसा
बहुत ज़्यादा एक तरह से लोगों का क्या हुआ, गदर हुआ था। आप सभी जानते हैं, गदर मूवी देखी ही होगी आपने, किस प्रकार से गदर हुआ था। ठीक है, उधर से पाकिस्तान वालों ने, इधर से भारत वालों ने, दोनों ने आपस में एक तरह से लड़ाइयाँ लड़ी और काफ़ी सारे लोग मारे गए थे उस समय। ठीक है, ये चीज़ देखने के बाद क्या लगा कि यार यदि भाषा को हम आधार बनाएंगे तो इस प्रकार से फिर से कहीं दंगे वंगे ना हो जाएं। ठीक है, ये अनुभव होने लग गया। तो इसको क्या कर दिया गया, एक तरह से रोक दिया गया। रोका भी नहीं गया, ना इसे बढ़ाया गया, बढ़ावा नहीं दिया गया, ना रोका गया। इसको यहीं पर शांत करने का प्रयास किया गया। ठीक है, अब देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन हेतु गठित विभिन्न आयोग। कौन कौन से आयोग गठित किए गए थे, इनकी जानकारी थोड़ी सी आपको होनी चाहिए। ठीक है, नए राज्यों के गठन हेतु सभी वर्गों की ओर से निरंतर उठने वाली मांगों के चलते, ठीक है, सभी वर्गों की क्या उठने लगी थी, मांग उठने लगी थी, नए राज्यों का गठन करो, नए राज्यों का गठन करो। तो इसी के आधार पर 1948 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष द्वारा, ठीक है, भारत में राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर विचार करने के लिए एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग, यानी जिसे धर आयोग भी बोल देते हैं, का गठन किया गया। तो सबसे पहला जो आयोग था वो कौन सा था, धर आयोग, भाषाई प्रांत आयोग जैसे बोलते हैं, एस के धर की अध्यक्षता में। ठीक है, अपनी रिपोर्ट में आयोग ने सिफारिश किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार के स्थान पर किस आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। तो बाई चांस कभी प्रश्न बने कि एस के धर आयोग के अंदर क्या रिपोर्ट दिया था, तो उसने कहा था भाषाई आधार के स्थान पर किसको वरीयता दी गई थी, प्रशासनिक सुविधा को। तो इसे नोट कर लीजिएगा, भाषाई आधार के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर विभाजन होना, पुनर्गठन होना चाहिए राज्यों का। ये किसने कहा, एस के धर समिति ने, आयोग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1949 के अपने जयपुर अधिवेशन में धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय भाषाई राज्य समिति का गठन किया। अब इसके ऊपर भी एक समिति बनाई गई। ठीक है, क्यों बनाई गई, क्या इनके द्वारा जो बातें कही गई हैं वो सही हैं, इसकी जांच करने के लिए। ठीक है, ये तो आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी। अब इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए कि ये रिपोर्ट सही है या गलत है, कांग्रेस ने क्या किया, एक समिति का गठन किया जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, JVP समिति बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू, पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, JVP, इसे ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपका पीसीएस वगैरह एग्जामिनेशन में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने में अत्यंत सावधानी बरतने की सलाह दी। यानी भाषाई, इसने क्या कहा, इस समिति ने क्या कहा अपनी रिपोर्ट में, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ने में अत्यंत सावधानी बरतने की सलाह दी थी। यानी कि भाषाई आधार पर रहे, ये तो माना इन्होंने कि भाषाई आधार पर होना चाहिए, लेकिन अत्यंत सावधानी भी बरतनी चाहिए, ये इस कमेटी द्वारा कहा गया था। तो ये पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा नोट कर लेना चाहिए यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी मान लीजिए के लिए स्टेटमेंट करके आ गया तो धर आयोग की रिपोर्ट ये थी, ठीक है, समिति की रिपोर्ट, समिति ने ये कहा, इस प्रकार से बन सकता है कभी भी प्रश्न यदि बना तो। ठीक है, करंट अफेयर्स में यदि कोई चर्चा हुई तो। हालांकि 1952 तक भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। ठीक है, कि भाषाई आधार पर ही होना चाहिए, ऐसा लोग कहने लग गए थे। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ा था 1953 में, और मद्रास ने 16 तेलुगु भाषी जिलों को पृथक कर तटीय आंध्र एवं रॉयल सीमा क्षेत्रों को सम्मिलित कर एक नया राज्य जिसे आंध्र प्रदेश निर्मित किया। तो भाषाई आधार पर स्वतंत्र भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश। और वैसे अगर देखा जाए तो कौन सा था, उड़ीसा, अभी बताया था मैंने। इस दौरान 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, श्रीरामुलु कौन थे, गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी भी थे ये। इन्होंने दलित उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य भी किए थे
और नमक सत्याग्रह में भी शामिल हुए थे। तो कभी आ जाए बाई चांस कि श्री रामुलु का संबंध किससे है, तो जो भाषाई आधार पर राज्यों से संबंधित जो चला था मामला आंध्र प्रदेश से रिलेटेड, उससे रिलेशन है इनका, और इन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया है और दलितों के लिए भी इन्होंने कार्य किया है। पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है, ध्यान रखना है ये। इसके पश्चात जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई तो काफ़ी एक तरह से कहीं ना कहीं एक लगता ही है धक्का जैसा, जवाहरलाल नेहरू ने पूरे मामले की जांच के लिए फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय, ये फजल अली एक आयोग है, ठीक है, फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की नियुक्ति की थी, ठीक है। तो 1953 में कर दिया था फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग, 3 सदस्यों में थे इसमें। अन्य 2 सदस्य कौन थे, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, पीसेस वगैरह में ये काम आएंगे। 1955 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, ठीक है। तो बाई चांस कभी प्रश्न बने पीसेस वगैरह में तो ये दे दिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में जो नियुक्त हुए थे उन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो 1955 में वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु प्रशासनिक तथा आर्थिक कारकों को ध्यान में रखा। तो ये नोट कर लीजिए इसे कि हम 2 आयोगों के बारे में देखा, एक समिति के बारे में देखा, एक आयोग के बारे में देखा। अब ये तीसरा जो आयोग है ये क्या कह रहा है कि प्रशासनिक तथा आर्थिक कारकों को ध्यान में रखा, साथ ही भाषाई सिद्धांत के अधिकांश भाग को स्वीकार करते हुए भाषा को एक प्रमुख आधार के रूप में माना। यानी कि भाषाई आधार पर भी होना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से नहीं, कुछ हिस्सों को इसने मान लिया, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट रखे इन्होंने वो प्रशासनिक और आर्थिक कारकों को ध्यान में रख करके माना, ना कि पूरी तरह से भाषाई। लेकिन भाषा को भी इन्होंने क्या किया, इंक्लूड किया कि हाँ भाषा के आधार पर भी होना चाहिए, लेकिन कुछ भागों को इन्होंने स्वीकार किया था। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लीजिए इन बातों को। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा किसी राज्य के गठन के लिए किसी क्षेत्र की मांग स्वीकार करने के लिए 4 मापदंड निर्धारित किए गए। इस आयोग द्वारा क्या निर्धारित किए गए कि राज्य जो है भाषाई और सांस्कृतिक एकता के आधार पर बनाए जाएंगे। किसके आधार पर, भाषाई और सांस्कृतिक एकता, ना कि केवल भाषा, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन राष्ट्रीय एकता की रक्षा तथा उसे मजबूत बनाने के लिए हो पाएगा। जैसे मान के चलिए जम्मू कश्मीर में हुआ तो उसको हम क्या आधार मान सकते हैं, राष्ट्रीय एकता की रक्षा और उसे मजबूत बनाने के लिए उसे किया गया था। हालांकि ये भी इंक्लूडेड हैं सारी चीज़ें, भाषाई, सांस्कृतिक, ठीक है, और ये भी इंक्लूड है। नए राज्यों का गठन वित्तीय, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवहार्यता, यानी कि आर्थिक रूप से क्या स्थितियां हैं, के द्वारा भी नियंत्रित होना चाहिए। ये चीज़ भी वहाँ पर देखी जानी चाहिए। और अंत में जो चौथा पॉइंट था वो था पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में सहायता, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको अच्छे से क्रियान्वयन कर पाएँ, इसके लिए यदि किसी राज्य का गठन करना पड़े तो बिल्कुल किया जा सकता है। तो इन 4 मानदंडों को रखा किस आयोग में, फजल अली आयोग में, ठीक है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया था उसके अंदर। तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए दोस्तों। upsc11.com पर जाते रहिएगा, मिलता रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 में संसद द्वारा पारित हो गया था ये पूरी तरह से। इसके द्वारा क्या हुआ, जो पहले 4 श्रेणियां थी ना राज्यों की, मैंने बताई थी आपको, ABCD, श्रेणी ABCD, उनको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा जो नया जो अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो लागू हुआ था 1956 में, इसके द्वारा क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। यहीं पर आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, स्पष्ट रूप से मुझे बताइएगा। कल वैसे कुछ लोगों ने आंसर दिया, आज सभी लोग आंसर दीजिएगा, और कौन कौन से हैं सब नोट करिएगा। आज भारत के अंदर वर्तमान स्थिति में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। साथ ही 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों के 4 श्रेणियां जो थी वर्गीकरण को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 7वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो जो राज्यों की जो 4 श्रेणियां थी ABCD करके मैंने अभी बताया था इससे पहले, उनको जो है समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। 1950 में भारतीय संघ के समेकन के बाद से मौजूदा राज्य की सीमाओं के पुनर्गठन के लिए
मोटे तौर पर पुनर्गठन को 3 व्यापक चरणों के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया गया था। वो 3 व्यापक चरण कौन कौन से हैं इसे देख लेते हैं। पहला चरण, पहला प्रमुख पुनर्गठन सुगठित भाषाई प्रांतों के निर्माण के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के बाद 1956 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? कश्मीर को पहले से ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1970 के द्वारा इसे दी गई विशेष स्थिति के आधार पर संघ में शामिल कर लिया गया था 1956 में। ठीक है, दूसरी बड़ी पहल कब हुई थी? 1970 के दशक में हुई, जब पूर्वोत्तर में नए राज्यों का गठन किया गया था और 1963 में नागालैंड की स्थापना के बाद कुछ नए राज्यों का भी यहाँ पर गठन होने लगा था। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको एक स्लाइड दूंगा पूरी की पूरी आने वाले वीडियोस में, जिसमें आपको डिटेल में एक तरह से जानकारी हो जाएगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना, कहीं से पढ़ने की ज़रूरत है, मैं आपको सारा का सारा कवर करा दूंगा। बस आपको करंट अफेयर्स पर फोकस करते जाना है। जो लोग 21, 22, 23, 24 कभी भी एग्जामिनेशन में, सब में ये काम आने वाला है, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। तीसरे चरण में भारत के उत्तरी प्रांतों में झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। ठीक है, 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर और नवीनतम राज्य बन गया। ठीक है, और चौथा आप मानोगे किसे? कश्मीर को। कश्मीर में जो चेंज हुआ है उसके बारे में तो सभी जानते ही हैं आप। ठीक है, कश्मीर के बारे में यदि आप कुछ डिस्कशन करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसे पढ़ूंगा और उसे लाइक भी करूंगा। ठीक है, और जो लोग कमेंट करते जाएंगे, अच्छा कोई कमेंट करेगा, अच्छा लिखेगा, उसे मैं यहाँ पर कभी दिखाऊंगा भी। ठीक है, कि देखो इन्होंने कितना अच्छा लिखा है। तो कश्मीर पर यदि कुछ छोटा सा नोट्स 50 शब्दों में यदि आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो उसे। अब चलते चलते क्या करते हैं, थोड़ा सा एक समरी सी देख लेते हैं इसकी। 1950 के दशक के दौरान हुई भाषाई पुनर्गठन से राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयों में सांस्कृतिक पहचान को सम्मिलित करने में प्रमुख योगदान दिया था। ठीक है, इसमें क्या किया, राजनीतिक प्रशासनिक सांस्कृतिक पहचान जो है कहीं ना कहीं उभरने लग गई थी, उसके आधार पर पुनर्गठन होने लग गया था। भारतीय लोकतंत्र द्वारा प्रारंभ से ही जनता के एक बड़े वर्ग की आकांक्षाओं का सम्मान किया गया और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करके राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक ऐसी प्रमुख शिकायत का समाधान किया जो विभाजनकारी प्रवृत्तियों को उकसाने में समर्थ थी, है ना। बाद में ऐसा ही हुआ। पुनर्गठन ने गंभीरता से राष्ट्र की एकता को कमजोर किए बिना भारत के राजनीतिक मानचित्र को युक्तिसंगत बनाया। जो आज मानचित्र है उसको क्या किया, युक्तिसंगत बनाया। इसलिए राज्यों के पुनर्गठन को सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्राप्त राष्ट्रीय एकता के लिए आधार तैयार करने वाला कारक माना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये अभी चलता रहेगा, आपको मैं बिल्कुल डिटेल में करा रहा हूँ, जिससे आपको ना तो कहीं से पढ़ने की ज़रूरत पड़े, केवल आप इतना लिखिए, नोट करिए इन चीज़ों को, महत्वपूर्ण बातों को, और इस वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यहीं पर आकर देख सकते हैं। ये हमेशा पढ़े रहेंगे, ये पूरी सीरीज चलती रहेगी, जिसके द्वारा आपको डिटेल में प्री मेंस इंटरव्यू सब में ये काम आने वाला है। वीडियो को लाइक और शेयर करते जाइएगा, और डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से upsc11.com में जो लोग नए हैं बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, वहाँ से जाकर उसे कर सकते हो। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा, स्क्रीन पर आ रहा है, देख लीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।